अब तक आपने सुना कि रमानाथ पर दिन पर दिन कर्जा बढ़ता ही जाता था। कहीं सर्राफों का उधार और कहीं सरकारी नौकरी में घपला। उसने सरकारी नौकरी में भी पैसों की हेरफेर कर ली थी और अब तक वे पैसों का प्रबंध न कर सका था। इसी चिंता में वे घुले जा रहा था। वे चाहकर भी जल्पा से अपना हाल ना कह पाता था। हिम्मत करके उसने जल्पा के नाम एक पत्र लिखा और किसी तरह वे पत्र जल्पा के हाथों लग गया और जल्पा ने वे पत्र पढ़ लिया। किंतु रमानाथ जल्पा का सामना न कर सकता था। यही सोचकर उसे पत्र पढ़ते देखकर वे घर से भाग गया और कहीं दूर चला गया। आखिर कोई लाख चाहे, सच्चाई कभी नहीं छिपती। वही रमानाथ के साथ हुआ। उसके इतने जतन के बावजूद भी उसकी सच्चाई सबके सामने आ गई। तो सुनिए अब आगे की कहानी। जो लोग सभ्य कहलाते हैं उनमें कितने आदमी ऐसे निकलेंगे जो बिना जान पहचान किसी यात्री को उधार दें। गाड़ी के और मुसाफिर भी बूढ़े को श्रद्धा की नज़रों से देखने लगे। रमा को बूढ़े की बातों से मालूम हुआ कि वे जाति का खटीक है। कलकत्ता में उसकी शाक भाजी की दुकान है। रहने वाला तो बिहार का है, पर 40 साल से कलकत्ता ही में रोजगार कर रहा है। देवी दीन नाम है। बहुत दिनों से तीर्थ यात्रा की इच्छा थी। बद्रीनाथ की यात्रा करके लौटा जा रहा है। रमा ने आश्चर्य से पूछा, तुम बद्रीनाथ की यात्रा कर आए? वहां तो पहाड़ों की बड़ी बड़ी चढ़ाइयां हैं। देवी दीन, भगवान की दया होती है तो सब कुछ हो जाता है बाबूजी, उनकी दया चाहिए। रमानाथ, तुम्हारे बाल बच्चे तो कलकत्ता ही में होंगे। देवी दीन ने रूखी हंसी हंसकर कहा, बाल बच्चे तो सब भगवान के घर गए। 4 बेटे थे, 2 का ब्याह हो गया था, सब चल दिए। मैं बैठा हुआ हूँ। मुझी से तो सब पैदा हुए थे। अपने बोए हुए बीज को किसान ही तो काटता है। ये कहकर वे फिर हंसा। जरा देर बाद बोला, बुढ़िया अभी जीती है, देखें हम दोनों में पहले कौन चलता है। वह कहती है पहले मैं जाऊंगी, मैं कहता हूँ पहले मैं जाऊंगा। देखो किसकी टेक रहती है। बन पड़ा तो तुम्हें दिखाऊंगा। अब भी गहने पहनती है, सोने की बालियां, सोने की हसली, ये सब पहने दुकान पर बैठी रहती है। जब कहा कि चल तीर्थ करावें तो बोली, तुम्हारे तीर्थ के लिए क्या दुकान मिट्टी में मिला दूं। ये है जिंदगी का हाल। आज मरे कि कल मरे, मगर दुकान न छोड़ेगी। न कोई आगे न कोई पीछे, न कोई रोने वाला न कोई हंसने वाला, मगर माया बनी हुई है। अब भी एक ना एक गहना बनवाती ही रहती है। ना जाने कब उसका पेट भरेगा। सब घरों का यही हाल है। जहाँ देखो हाय गहने, हाय गहने। गहने के पीछे जान दे दे। घर के आदमियों को भूखा मारे, घर की चीजें बेचें, और कहाँ तक कहूँ, अपनी आबरू तक बेच दें। छोटे बड़े अमीर गरीब सबको यही रोग लगा हुआ है। कलकत्ता में कहाँ काम करते हो भैया? रमानाथ, अभी तो जा रहा हूँ, देखो कोई नौकरी चाकरी मिलती है या नहीं। देवी दिन, तो फिर मेरे ही घर ठहरना। 2 कोठरियाँ हैं, सामने दालान है, एक कोठरी ऊपर है। आज बेचूं तो 10,000 मिले। एक कोठरी तुम्हें दे दूंगा। जब कहीं काम मिल जाए तो अपना घर ले लेना। 50 साल हुए घर से भागकर हावड़े गया था, तब से सुख भी देखे दुख भी देखे। अब मना रहा हूँ, भगवान ले चलो। हाँ, बुढ़िया को अमर कर दो, नहीं तो उसकी दुकान कौन लेगा, घर कौन लेगा और गहने कौन लेगा। ये कहकर देवी दीन फिर हंसा। वे इतना हंसोड़, इतना प्रसन्नचित्त था कि रमा को आश्चर्य हो रहा था। बेबात की बात पर हंसता था। जिस बात पर और लोग रोते हैं उस पर उसे हंसी आती थी। किसी जवान को भी रमा ने यूं हंसते न देखा था। इतनी ही देर में उसने अपनी सारी जीवन कथा कह सुनाई। कितने ही लतीफ़े याद थे। मालूम होता था रमा से वर्षों की मुलाकात है। रमा को भी अपने विषय में एक मनगढ़ंत कथा कहनी पड़ी। देवी दीन, तो तुम भी घर से भाग आए हो, समझ गया। घर में झगड़ा हुआ होगा। बहू कहती होगी मेरे पास गहने नहीं, मेरा नसीब जल गया। सास बहू में पटती ना होगी, उनका कलह सुन जी खट्टा हो गया होगा। रमानाथ, हाँ बाबा, बात यही है।
तुम कैसे जान गए? देवीदीन हंसकर बोला, यह बड़ा भारी काम है भैया। इसे तेली की खोपड़ी पर जगाया जाता है। अभी लड़के वाले तो नहीं है ना? नहीं नहीं, अभी तो नहीं है। छोटे भाई भी होंगे? रमा चकित होकर बोला, हाँ दादा, ठीक कहते हो। तुमने कैसे जाना? देवीदीन फिर ठट्टा मारकर बोला, ये सब कर्मों का खेल है। ससुराल धनी होगा, क्यों? हाँ हाँ दादा, है तो। देवीदीन, मगर हिम्मत ना होगी। रमानाथ, बहुत ठीक कहते हो दादा, बड़े कम हिम्मत है। जब से विवाह हुआ अपनी लड़की तक को तो बुलाया नहीं। देवीदीन, समझ गया भैया, यही दुनिया का दस्तूर है। बेटे के लिए कहो चोरी करे, भीख मांगे। बेटी के लिए घर में कुछ है ही नहीं। 3 दिन से रमा को नींद ना आई थी। दिन भर रुपये के लिए मारा मारा फिरता, रात भर चिंता में पड़ा रहता। इस वक्त बातें करते करते उसे नींद आ गई। गर्दन झुकाकर झपकी लेने लगा। देवीदीन ने तुरंत अपनी गठरी खोली, उसमें से एक दरी निकाली और तख्त पर बिछाकर बोला, तुम यहाँ आकर लेट रहो भैया, मैं तुम्हारी जगह पर बैठ जाता हूँ। रमा लेट रहा। देवीदीन बार बार उसे स्नेह भरी आंखों से देखता था, मानो उसका पुत्र कहीं परदेश से लौट रहा हो। जब रमा कोठे से धमधम नीचे उतर रहा था, उस वक्त जल्पा को इसकी जरा भी शंका न हुई कि वे घर से भागा जा रहा है। पत्र तो उसने पढ़ ही लिया था। जी ऐसा झुंझला रहा था कि चलकर रमा को खूब खरी खरी सुनाऊं, मुझसे ये छल कपट। पर एक ही क्षण में उसके भाव बदल गए। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ है सरकारी रुपए खर्च कर डाले हों? यही बात है, रतन के रुपए सर्राफ को दे दिए होंगे। उस दिन रतन को देने के लिए शायद वे सरकारी रुपए उठा लाए थे। यह सोचकर उसे फिर क्रोध आया। ये मुझसे इतना पर्दा क्यों करते हैं? क्यों मुझसे बढ़ बढ़कर बात करते थे? क्या मैं इतना भी नहीं जानती कि संसार में अमीर गरीब दोनों ही होते हैं? क्या सभी स्त्रियां गहनों से लदी रहती हैं? गहने ना पहनना क्या कोई पाप है? जब और जरूरी कामों से रुपए बचते हैं तो गहने भी बन जाते हैं। पेट और तन काटकर चोरी या बेईमानी करके तो गहने नहीं पहने जाते। क्या उन्होंने मुझे ऐसी गई गुजरी समझ लिया? उसने सोचा, रमा अपने कमरे में होगा, चलकर पूछूं कौन से गहने चाहते हैं। परिस्थिति की भयंकरता का अनुमान करके क्रोध की जगह उसके मन में भय का संचार हुआ। वे बड़ी तेजी से नीचे उतरी। उसे विश्वास था वे नीचे बैठे हुए इंतजार कर रहे होंगे। कमरे में आई तो उनका पता न था। साइकिल रखी हुई थी। तुरंत दरवाजे से झांका, सड़क पर भी नहीं। कहाँ चले गए? लड़के दोनों पढ़ने गए थे। किसको भेजे कि जाकर उन्हें बुला लाए? उसके हृदय में एक अज्ञात संशय अंकुरित हो गया। फौरन ऊपर गई, गले का हार और हाथ का कंगन उतारकर रुमाल में बांधा, फिर नीचे उतरी। सड़क पर आकर एक तांगा लिया और कोचवान से बोली, चुंगी कचहरी चलो। वह पछता रही थी कि मैं इतनी देर बैठी क्यों रही। क्यों न गहने उतारकर तुरंत दे दिए। रास्ते में वे दोनों तरफ बड़े ध्यान से देखती जाती थी। क्या इतनी जल्दी इतनी दूर निकल आए? शायद देर हो जाने के कारण वे भी आज तांगे ही पर गए हैं, नहीं तो अब तक जरूर मिल जाते। तांगे वाले से बोली, क्यों जी, अभी तुमने किसी बाबूजी को तांगे पर जाते देखा? तांगे वाले ने कहा, हाँ माई जी, एक बाबू अभी इधर ही से गए हैं। जल्पा को कुछ ढाढ़स हुआ। रमा के पहुंचते पहुंचते वह भी पहुंच जाएगी। कोचवान से बार बार घोड़ा तेज करने को कहती। जब वे दफ्तर पहुंची तो 11 बज गए थे। कचहरी में सैकड़ों आदमी इधर उधर दौड़ रहे थे। किससे पूछे, ना जाने वे कहाँ बैठते हैं। सहसा एक चपरासी दिखलाई दिया। जल्पा ने उसे बुलाकर कहा, सुनो जी, जरा बाबू रमानाथ को तो बुला लाओ। चपरासी बोला, उन्हीं को बुलाने तो जा रहा हूँ, बड़े बाबू ने भेजा है। आप क्या उनके घर ही से आई हैं? जल्पा, हाँ हाँ, मैं तो घर ही से आ रही हूँ, अभी 10 मिनट हुए वे घर से चले हैं। चपरासी, यहाँ तो नहीं आए। जल्पा बड़े असमंजस में पड़ी। वह वह यहाँ भी नहीं आए, रास्ते में भी नहीं मिले, तो फिर कहाँ गए? उसका दिल बांसों उछलने लगा, आंखें भर भर जाने लगी।
वहाँ बड़े बाबू के सिवा वह और किसी को ना जानती थी। उनसे बोलने का अवसर कभी ना पड़ा था, पर इस समय उसका संकोच गायब हो गया। भय के सामने मन के और सभी भाव दब जाते हैं। चपरासी से बोली, सुनो, जाकर बड़े बाबू से कह दो। नहीं नहीं, चलो मैं ही चलती हूँ। बड़े बाबू से कुछ बातें करनी है। जलपा का ठाट बाट और रंग ढंग देखकर चपरासी रोब में आ गया। उल्टे पांव बड़े बाबू के कमरे की ओर चला। जलपा उसके पीछे पीछे हो ली। बड़े बाबू खबर पाते ही तुरंत बाहर निकल आए। जलपा ने कदम आगे बढ़ाकर कहा, क्षमा कीजिए बाबू साहब, आपको कष्ट हुआ। वे 15-20 मिनट हुए घर से चले, क्या अभी तक यहाँ नहीं आए? रमेश, अच्छा आप मिसेस रमानाथ हैं? अभी तो यहाँ नहीं आए, मगर दफ्तर के वक्त सैर सपाटे करने की तो उसकी आदत ना थी। जलपा ने चपरासी की ओर ताकते हुए कहा, मैं आपसे कुछ अर्ज करना चाहती हूँ। रमेश, तो चलो अंदर बैठो, यहाँ कब तक खड़ी रहोगी? मुझे आश्चर्य है कि वे गए कहाँ, कहीं बैठे शतरंज खेल रहे होंगे। जलपा, नहीं बाबूजी, मुझे ऐसा भय हो रहा है कि वे कहीं और न चले गए हों। अभी 10 मिनट हुए, उन्होंने मेरे नाम एक पुर्जा लिखा था। जेब से टटोल कर, जी हाँ, देखिए वे पुर्जा मौजूद है। आप उन पर कृपा रखते हैं तो कोई पर्दा नहीं। उनके जिम्मे कुछ सरकारी रुपए तो नहीं निकलते? रमेश ने चकित होकर कहा, क्यों, उन्होंने तुमसे कुछ नहीं कहा? जलपा, कुछ नहीं, इस विषय में कभी एक शब्द भी नहीं कहा। कुछ समझ में नहीं आता। आज उन्हें 300 रुपये जमा करने हैं। परसों की आमदनी उन्होंने जमा नहीं की थी। नोट थे, जेब में डालकर चल दिए। बाजार में किसी ने नोट निकाल लिए। मुस्कुराकर, किसी और देवी की तो पूजा नहीं करते? जलपा का मुख लज्जा से नत हो गया। बोली, अगर ये ऐब होता तो आप भी इस इल्जाम से न बचते। जेब से किसी ने निकाल लिए होंगे। मारे शर्म के मुझसे कहा ना होगा। मुझसे जरा भी कहा होता तो तुरंत रुपए निकाल कर दे देती। इसमें बात ही क्या थी? रमेश बाबू ने अविश्वास के भाव से पूछा, क्या क्या घर में रुपए हैं? जलपा ने निशंक होकर कहा, 300 चाहिए ना, मैं अभी लिए आती हूँ। रमेश, अगर वे घर पर आ गए हों तो भेज देना। जलपा आकर तांगे पर बैठी और कोचवान से चौक चलने को कहा। उसने अपना हार बेच डालने का निश्चय कर लिया। यूं उसकी कई सहेलियां थीं जिनसे उसे रुपए मिल सकते थे। स्त्रियों में बड़ा स्नेह होता है। पुरुषों की भांति उनकी मित्रता केवल पान पत्तों तक ही सीमित नहीं रह जाती। मगर अवसर नहीं था। सराफे में पहुंचकर वे सोचने लगी, किस दुकान पर जाऊं? भय हो रहा था, कहीं ठगी न जाऊं। इस सिरे से उस सिरे तक चक्कर लगा आई, किसी दुकान पर जाने की हिम्मत न पड़ी। उधार वक्त भी निकला जाता था। आखिर एक दुकान पर एक बूढ़े सर्राफ को देखकर उसका संकोच कुछ कम हुआ। सर्राफ बड़ा घाक था। जलपा की झिझक और हिचक देखकर समझ गया, अच्छा शिकार फंसा। जलपा ने हार दिखाकर कहा, आप इसे ले सकते हैं। सर्राफ ने हार को इधर उधर देखकर कहा, मुझे 4 पैसे की गुंजाइश होगी तो क्यों ना ले लूँगा। माल चोखा नहीं है। जलपा, तुम्हें लेना है इसलिए माल चोखा नहीं है? बेचना होता तो चोखा होता। कितने में लोगे? सर्राफ, आप ही कह दीजिए। सर्राफ ने 300 दाम लगाए और बढ़ते बढ़ते 400 तक पहुंचा। जलपा को देर हो रही थी। रुपए लिए और चल खड़ी हुई। जिस हार को उसने इतने चाव से खरीदा था, जिसकी लालसा उसे बाल्यकाल ही में उत्पन्न हो गई थी, उसे आज आधे दामों बेचकर उसे जरा भी दुख नहीं हुआ, बल्कि गर्व में हर्ष का अनुभव हो रहा था। जिस वक्त रमा को मालूम होगा कि उसने रुपए दे दिए हैं, उन्हें कितना आनंद होगा। कहीं दफ्तर पहुंच गए हों तो बड़ा मजा हो। ये सोचती हुई वे फिर दफ्तर पहुंची। रमेश बाबू उसे देखते हुए बोले, क्या हुआ, घर पर मिले? जलपा, क्या अभी तक यहाँ नहीं आए? घर तो नहीं गए। ये कहते हुए उसने नोटों का पुलिंदा रमेश बाबू की तरफ बढ़ा दिया। रमेश बाबू नोटों को गिनकर बोले, ठीक है, मगर वह अब तक कहाँ है? अगर ना आना था तो एक खत लिख देते। मैं तो बड़े संकट में पड़ा हुआ था, तुम बड़े वक्त से आ गई। इस वक्त तुम्हारी सूझबूझ देखकर जी खुश हो गया। यही सच्ची देवियों का धर्म है।
जल्पा फिर तांगे पर बैठकर घर चली तो उसे मालूम हो रहा था, मैं कुछ ऊंची हो गई हूँ। शरीर में एक विचित्र स्फूर्ति दौड़ रही थी। उसे विश्वास था वह आकर चिंतित बैठे होंगे। वे जाकर पहले उन्हें खूब आड़े हाथों लेगी और खूब लज्जित करने के बाद ये हाल कहेगी। लेकिन जब घर पहुंची तो रमानाथ का कहीं पता ना था। जागेश्वरी ने पूछा, कहाँ चली गई थी इस धूप में? जल्पा, एक काम से चली गई थी। आज उन्होंने भोजन नहीं किया, न जाने कहाँ चले गए। जागेश्वरी, दफ्तर गया होगा। जल्पा, नहीं, दफ्तर नहीं गए, वहां से एक चपरासी पूछने आया था। ये कहती हुई वे ऊपर चली गई। बचे हुए रुपए संदूक में रखे और पंखा झलने लगी। मारे गर्मी के दह फूकी जा रही थी, लेकिन कान द्वार की ओर लगे थे। अभी तक उसे इसकी जरा भी शंका न थी कि रमा ने विदेश की राह ली है। 4 बजे तक तो जल्पा को विशेष चिंता न हुई, लेकिन ज्यों ज्यों दिन ढलने लगा उसकी चिंता बढ़ने लगी। आखिर वे सबसे ऊंची छत पर चढ़ गई। हालांकि उसके जीर्ण होने के कारण कोई ऊपर नहीं आता था और वहां चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन रमा किसी तरफ से आता दिखाई ना दिया। जब संध्या हो गई और रमा घर ना आया तो जल्पा का जी घबराने लगा। कहाँ चले गए? वे दफ्तर से घर आए बिना कहीं बाहर ना जाते थे। अगर किसी मित्र के घर होते तो क्या अब तक ना लौटते? मालूम नहीं जेब में कुछ है भी या नहीं। बेचारे दिन भर से ना मालूम कहाँ भटक रहे होंगे। वे फिर पछताने लगी कि उनका पत्र पढ़ते ही उसने क्यों ना हार निकाल कर दे दिया, क्यों द्विधा में पड़ गई। बेचारे शर्म के मारे घर ना आते होंगे। कहाँ जाए, किससे पूछे? चिराग जल गए तो उससे ना रहा गया। सोचा शायद रतन से कुछ पता चले। उसके बंगले पर गई तो मालूम हुआ आज तो वे इधर आए ही नहीं। जल्पा ने उन सभी पार्कों और मैदानों को छान डाला जहाँ रमा के साथ वे बहुधा घूमने आया करती थी, और 9 बजते बजते निराश लौट आई। अब तक उसने अपने आंसुओं को रोका था, किंतु घर में कदम रखते ही जब उसे मालूम हो गया कि अब तक वे नहीं आए तो वे हताश होकर बैठ गई। उसकी ये शंका अब दृढ़ हो गई कि वे जरूर कहीं चले गए। फिर भी कुछ आशा थी कि शायद मेरे पीछे आए हों और फिर चले गए हों। जाकर जागेश्वरी से पूछा, वे घर आए थे अम्मा जी? जागेश्वरी, यार दोस्तों में बैठे कहीं गपशप कर रहा होगा। घर तो सराय है, 10 बजे घर से निकले थे, अभी तक पता नहीं। जल्पा, दफ्तर से घर आकर तब वे कहीं जाते थे, आज तो आए नहीं। कहिए तो गोपी बाबू को भेज दूं, जाकर देखे कहाँ रह गए। जागेश्वरी, लड़के इस वक्त कहाँ देखने जाएंगे, उनका क्या ठीक है। थोड़ी देर और देख लो, फिर खाना उठाकर रख देना, कोई कहाँ तक इंतजार करे। जल्पा ने इसका कुछ जवाब ना दिया। दफ्तर की कोई बात उनसे ना कही। जागेश्वरी सुनकर घबरा जाती और उसी वक्त रोना पीटना मच जाता। वे ऊपर जाकर लेट गई और अपने भाग्य पर रोने लगी। रह रहकर चित्त ऐसा विकल होने लगा मानो कलेजे में शूल उठ रहा हो। बार बार सोचती, अगर रात भर ना आए तो कल क्या करना होगा। जब तक कुछ पता ना चले कि वे किधर गए, तब तक कोई जाए तो कहाँ जाए। आज उसके मन ने पहली बार स्वीकार किया कि ये सब उसी की करनी का फल है। ये सच है कि उसने कभी आभूषणों के लिए आग्रह नहीं किया, लेकिन उसने कभी स्पष्ट रूप से मना भी तो नहीं किया। अगर गहने चोरी जाने के बाद इतनी अधीर ना हो गई होती तो आज ये दिन क्यों आता। मन की इस दुर्बल अवस्था में जल्पा अपने भार से अधिक भाग अपने ऊपर लेने लगी। वे जानती थी रमा रिश्वत लेता है, नोच खसोट कर रुपए लाता है, फिर भी कभी उसने मना नहीं किया। उसने खुद क्यों अपनी कमली के बाहर पांव निकाला, क्यों उसे रोज सैर सपाटे की सूझती थी, उपहारों को ले लेकर वे क्यों फूली न समाती थी। इस जिम्मेदारी को भी इस वक्त जल्पा अपने ऊपर ही ले रही थी। रमानाथ ने प्रेम के वश होकर उसे प्रसन्न करने के लिए ही तो सब कुछ किया था। युवकों का यही स्वभाव है। फिर उसने उनकी रक्षा के लिए क्या किया? क्यों उसे यह समझ न आई कि आमदनी से ज्यादा खर्च करने का दंड एक दिन भोगना पड़ेगा। अब उसे ऐसी कितनी ही बातें याद आ रही थी जिनसे उसे रमा के मन की विकलता का परिचय पा जाना चाहिए था, पर उसने कभी उन बातों की ओर ध्यान न दिया।
जल्पा इन्हीं चिंताओं में डूबी हुई न जाने कब तक बैठी रही। जब चौकीदारों की सीटियों की आवाज़ उसके कानों में आई तो वे नीचे जाकर जागेश्वरी से बोली, वह तो अब तक न आए, आप चलकर भोजन कर लीजिए। जागेश्वरी बैठे बैठे झपकियां ले रही थी। चौंक कर बोली, कहाँ चला गया? जल्पा, वे तो अब तक नहीं आए। जागेश्वरी, अब तक नहीं आया? आधी रात तो हो गई। जाते वक्त तुमसे कुछ कहा भी नहीं? कुछ नहीं। तुमने तो कुछ नहीं कहा। मैं भला क्यों कहती? जागेश्वरी, तो मैं लाला जी को जगाऊं? जल्पा, इस वक्त जगाकर क्या कीजिएगा? आप चलकर कुछ खा लीजिए ना। जागेश्वरी, मुझसे अब कुछ ना खाया जाएगा। ऐसा मनमोजी लड़का है कि कुछ कहा ना सुना, ना जाने कहाँ जाकर बैठ रहा। कम से कम कहला तो देता कि मैं इस वक्त ना आऊँगा। जागेश्वरी फिर लेट रही, मगर जल्पा उसी तरह बैठी रही, यहाँ तक कि सारी रात गुजर गई। पहाड़ सी रात जिसका एक एक पल एक एक वर्ष के समान कट रहा था। एक सप्ताह हो गया, रमा का कहीं पता नहीं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ। बेचारे रमेश बाबू दिन में कई कई बार आकर पूछ जाते हैं। तरह तरह के अनुमान हो रहे हैं। केवल इतना ही पता चलता है कि रमानाथ 11 बजे रेलवे स्टेशन की ओर गए थे। मुंशी दयानाथ का ख्याल है, यद्यपि वे इसे स्पष्ट रूप से प्रकट नहीं करते, कि रमा ने आत्महत्या कर ली। ऐसी दशा में यही होता है। इसकी कई मिसालें उन्होंने खुद आंखों से देखी है। सास और ससुर दोनों ही जल्पा पर सारा इल्ज़ाम थोप रहे हैं। साफ साफ कह रहे हैं कि इसी के कारण उसके प्राण गए। इसने उसका नाको दम कर दिया। पूछो, थोड़ी सी तो आपकी आमदनी है, फिर तुम्हें रोज सैर सपाटे और दावत तवाजे की क्यों सूझती थी? जल्पा पर किसी को दया नहीं आती थी। कोई उसके आंसू नहीं पोंछता। केवल रमेश बाबू उसकी तत्परता और सद्बुद्धि की प्रशंसा करते हैं। लेकिन मुंशी दयानाथ की आंखों में उस कृत्य का कुछ मूल्य नहीं। आग लगाकर पानी लेकर दौड़ने से कोई निर्दोष नहीं हो जाता। एक दिन दयानाथ वाचनालय से लौटे तो मुंह लटका हुआ था। एक तो उनकी सूरत यूं ही मुहर्रमी थी, उस पर मुंह लटका लेते थे तो कोई बच्चा भी कह सकता था कि इनका मिजाज बिगड़ा हुआ है। जागेश्वरी ने पूछा, क्या है, किसी से कहीं बहस हो गई क्या? दयानाथ, नहीं जी, इन तकाजों के मारे हैरान हो गया हूँ। जिधर जाओ उधर लोग नोचने दौड़ते हैं। ना जाने कितना कर्ज ले रखा है। आज तो मैंने साफ कह दिया, मैं कुछ नहीं जानता। मैं किसी का देनदार नहीं हूँ। जाकर मेम साहब से मांगो। इसी वक्त जल्पा आ पड़ी। ये शब्द उसके कानों में पड़ गए। इन 7 दिनों में उसकी सूरत ऐसी बदल गई थी कि पहचानी न जाती थी। रोते रोते आंखें सूज आई थी। ससुर के ये कठोर शब्द सुनकर तिलमिला उठी। बोली, जी हाँ, आप उन्हें सीधे मेरे पास भेज दीजिए। मैं उन्हें या तो समझा दूंगी या उनके दाम चुका दूंगी। दयानाथ ने तीखे होकर कहा, क्या दे दोगी तुम? हजारों का हिसाब है। 700 तो एक ही सर्राफ के हैं। अभी क्या पैसे दिए हैं तुमने? जल्पा, उसके गहने मौजूद हैं, केवल 2-4 बार पहने हुए हैं। वह आए तो मेरे पास भेज दीजिए, मैं उसकी चीज़ें वापस कर दूंगी। बहुत होगा, 10-5 रुपये तावान के ले लेगा। यह कहती हुई वह ऊपर चली जा रही थी कि रतन आ गई और उसे गले से लगाती हुई बोली, क्या अब तक कुछ नहीं पता चला? जल्पा को इन शब्दों में स्नेह और सहानुभूति का एक सागर उमड़ता हुआ जान पड़ा। ये गैर होकर इतनी चिंतित है और यहाँ अपने ही सास और ससुर हाथ धोकर पीछे पड़े हुए हैं। इन अपनों से गैर ही अच्छे। आंखों में आंसू भरकर बोली, अभी तो कुछ पता नहीं चला बहन। रतन, ये क्या बात हुई? कुछ तुमसे तो कहा सुनी नहीं हुई। जल्पा, जरा भी नहीं, कसम खाती हूँ। उन्होंने नोटों के खो जाने का मुझसे जिक्र ही नहीं किया। अगर इशारा भी कर देते तो मैं रुपए दे देती। जब वे दोपहर तक नहीं आए और मैं खोजती हुई दफ्तर गई, तब मुझे मालूम हुआ कुछ नोट खो गए हैं। उसी वक्त जाकर मैंने रुपए जमा कर दिए। रतन, मैं तो समझती हूँ किसी से आंखें लड़ गई। 10-5 दिन में आप पता चल जाएगा। सच ना निकले तो जो कहो दूं। जल्पा ने हकबकाकर पूछा, क्या क्या तुमने कुछ सुना है? रतन, नहीं नहीं, सुना तो नहीं, पर मेरा अनुमान है। जल्पा, नहीं रतन,
मैं इस पर जरा भी विश्वास नहीं करती। यह बुराई उनमें नहीं, और चाहे जितनी बुराइयां हो, मुझे उन पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है। रतन ने हंसकर कहा, इस कला में ये लोग निपुण होते हैं, तुम बेचारी क्या जानो। जल्पा दृढ़ता से बोली, अगर वे इस कला में निपुण होते तो हम भी हृदय को परखने में कम निपुण नहीं होती। मैं इसे नहीं मान सकती। अगर वे मेरे स्वामी थे तो मैं भी उनकी स्वामिनी थी। रतन, अच्छा चलो कहीं घूमने चलती हो, चलो तुम्हें कहीं घुमा लावें। जल्पा, नहीं नहीं, इस वक्त तो मुझे फुर्सत नहीं है। फिर घर वाले यूं ही प्राण लेने पर तुले हुए हैं, तब तो जीता न छोड़ेंगे। किधर जाने का विचार है? कहीं नहीं, जरा बाजार तक जाना था। क्या लेना है? जोरियों की दुकान पर एक दो चीजें देखूंगी, बस। मैं तुम्हारे जैसा कंगन चाहती हूँ। बाबूजी ने भी कई महीने के बाद रुपए लौटा दिए, अब खुद तलाश करूंगी। जल्पा, मेरे कंगन में ऐसे कौन से रूप लगे हैं? बाजार में उससे बहुत अच्छे मिल सकते हैं। रतन, मैं तो उसी नमूने को चाहती हूँ। जल्पा, उस नमूने का तो बना बनाया मुश्किल से मिलेगा, और बनवाने में महीनों का झंझट। अगर सब्र ना आता हो तो मेरा ही कंगन ले लो, मैं फिर बनवा लूंगी। रतन ने उछलकर कहा, अरे वाह, तुम अपना कंगन दे दो तो क्या कहना है? मसूलो ढोल बजाऊं, 600 का था ना? जल्पा, हाँ था तो 600 का, मगर महीनों सर्राफ की दुकान की खाक छाननी पड़ी थी। जड़ाई तो खुद बैठकर करवाई थी। तुम्हारे खातिर दे दूंगी। जल्पा ने कंगन निकालकर रतन के हाथों में पहना दिए। रतन के मुख पर एक विचित्र गौरव का आभास हुआ, मानो किसी कंगाल को पारस मिल गया हो। यही आत्मिक आनंद की चरम सीमा है। कृतज्ञता से भरे हुए स्वर से बोली, तुम जितना चाहो उतना देने को तैयार हूं, कहो। तुम्हें दबाना नहीं चाहती। तुम्हारे लिए यही कम है कि तुमने मुझे इसे दे दिया। मगर एक बात है, अभी मैं सब रुपए ना दे सकूंगी। अगर 200 रुपये फिर दे दूं तो कुछ हरज है? जल्पा ने साहसपूर्वक कहा, कोई हरज नहीं, जी चाहे कुछ भी मत दो। रतन, नहीं नहीं, इस वक्त मेरे पास 400 रुपये हैं, मैं दिए जाती हूँ। मेरे पास रहेंगे तो किसी दूसरी जगह खर्च हो जाएंगे। मेरे हाथ में तो रुपए टिकते ही नहीं। करूँ क्या? जब तक खर्च ना हो जाए मुझे एक चिंता सी लगी रहती है, जैसे सिर पर कोई बोझ सवार हो। जल्पा ने कंगन की डिबिया उसे देने के लिए निकाली तो उसका दिल मसोस उठा। उसकी कलाई पर यह कंगन देखकर रमा कितना खुश होता था। आज वे होता तो क्या वह चीज इस तरह जल्पा के हाथ से निकल जाती? फिर कौन जाने कंगन पहनना उसे नसीब भी होगा या नहीं। उसने बहुत जब्त किया पर आंसू निकल ही आए। रतन उसके आंसू देखकर बोली, इस वक्त रहने दो बहन, फिर ले लूंगी, जल्दी ही क्या है। जल्पा ने उसकी ओर बक्स को बढ़ाकर कहा, क्यों? क्या मेरे आंसू देखकर? तुम्हारी खातिर से दे रही हूं। नहीं, ये मुझे प्राणों से भी प्रिय था। तुम्हारे पास इसे देखूंगी तो मुझे तस्कीन होती रहेगी। किसी दूसरे को मत देना, इतनी दया करना। रतन, किसी दूसरे को क्यों देने लगी? इसे तुम्हारी निशानी समझूंगी। आज बहुत दिन के बाद मेरे मन की अभिलाषा पूरी हुई। केवल दुख इतना ही है कि बाबूजी अब नहीं है। मेरा मन कहता है कि वे जल्द ही आवेंगे। वे मारे शर्म के चले गए हैं, और कोई बात नहीं। वकील साहब को भी ये सुनकर बड़ा दुख हुआ। लोग कहते हैं वकीलों का हृदय कठोर होता है, मगर इनको तो मैं देखती हूँ जरा भी किसी की विपत्ति सुनी और तड़प उठे। जल्पा ने मुस्कुराकर कहा, बहन, एक बात पूछूं? बुरा तो ना मानोगी? वकील साहब से तुम्हारा दिल तो ना मिलता होगा? रतन का विनोद रंजित प्रसन्न मुख एक क्षण के लिए मलिन हो उठा, मानो किसी ने उसे उस चिरस्नेह की याद दिला दी हो जिसके नाम को वे बहुत पहले रो चुकी थी। बोली, मुझे तो कभी यह ख्याल भी नहीं आया बहन कि मैं युवती हूं और वे बूढ़े। मेरे हृदय में जितना प्रेम, जितना अनुराग है, वे सब मैंने उनके ऊपर अर्पण कर दिया। अनुराग यौवन या रूप या धन से नहीं उत्पन्न होता। अनुराग अनुराग से उत्पन्न होता है। मेरे ही कारण वे इस अवस्था में इतना परिश्रम कर रहे हैं, और दूसरा है ही कौन? क्या ये छोटी बात है? कल कहीं चलोगी? कहो तो शाम को आऊं। जल्पा, जाऊंगी तो मैं कहीं नहीं, मगर तुम आना जरूर। 2 घड़ी दिल बहलेगा।
कुछ अच्छा नहीं लगता। मन डाल डाल दौड़ता फिरता है। समझ में नहीं आता मुझसे इतना संकोच क्यों किया। यह भी मेरा ही दोष है। मुझ में जरूर उन्होंने कोई ऐसी बात देखी होगी जिसके कारण मुझसे पर्दा करना उन्हें जरूरी मालूम हुआ। मुझे यही दुख है कि मैं उनका सच्चा स्नेह ना पा सकी। जिससे प्रेम होता है उससे हम कोई भेद नहीं रखते। रतन उठकर चली तो जल्पा ने देखा कंगन का बक्स मेज पर पड़ा हुआ है। बोली, इसे लेती जाओ बहन, यह यहाँ क्यों छोड़े जाती हो? रतन, ले जाऊंगी, अभी क्या जल्दी पड़ी है, अभी पूरे रुपए भी तो नहीं दिए। जल्पा, नहीं नहीं, लेती जाओ, मैं ना मानूंगी। मगर रतन सीढ़ी से नीचे उतर गई। जल्पा हाथ में कंगन लिए खड़ी रही। थोड़ी देर बाद जल्पा ने संदूक से 500 रुपये निकाले और दयानाथ के पास जाकर बोली, ये रुपए लीजिए, नारायण दास के पास भिजवा दीजिए, बाकी रुपए भी मैं जल्द दे दूंगी। दयानाथ ने झेप कर कहा, रुपए कहाँ मिल गई? जल्पा ने निसंकोच होकर कहा, रतन के हाथ कंगन बेच दिया। दयानाथ उसका मुंह ताकने लगे। आगे की कहानी सुनिए अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।